बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम इकाई प्रथम ऊष्मागतिकी प्रथम के शीर्षक ऊष्मा रसायन पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। संक्षिप्त में ऊष्मा रसायन के बारे में फिर से हम उससे संबंधित परिभाषाएं, सिद्धांत, सूत्र दोहराते हैं। ऊष्मा रसायन भौतिक रसायन की वो शाखा है जिसमें ऊष्मीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मीय अभिक्रियाओं का एंट्रोपी एस, ऊष्मा क्यू, आंतरिक ऊर्जा यू और ई, एंथैल्पी इत्यादि के मध्य गुणात्मक विश्लेषण का भी अध्ययन किया जाता है। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी चर्चा की थी, ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया है दो प्रकार की होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। द्वितीय प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का नाश होता है। विगत व्याख्यानों में हमने ये भी सुपरिभाषित किया था कि ऊष्मा और एंथैल्पी के मध्य क्या संबंध होता है। ऊष्मा डेल्टा क्यू और एंथैल्पी दोनों आपस में विपरीत चिन्ह के साथ बराबर अवस्था में, संतुलित अवस्था में होती है। और हमने ऊष्मा और एंथैल्पी के मध्य विपरीत चिन्हों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। हमने ये भी प्रतिपादित किया था कि ये दोनों ऊष्मा और एंथैल्पी बराबर एवं विपरीत प्रकृति के अथवा ऋणात्मक मान के बराबर क्यों होता है। पुनः मैं इस चीज़ को दोहरा देना चाहता हूँ, इस तथ्य को, इस बिंदु को दर्शा देना चाहता हूँ, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ मैं कि तंत्र के संदर्भ में एंथैल्पी को सुपरिभाषित किया जाता है जबकि पारिपार्श्विक के संदर्भ में ऊष्मा को सुपरिभाषित किया जाता है। क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात पारिपार्श्विक की ऊष्मा में प्लस क्यू की वृद्धि होती है। इसी क्रम में उतने ही लेकिन विपरीत मान, गणितीय मान के अनुरूप एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक उसी तरह से ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, तंत्र की एंथैल्पी का मान में वृद्धि होती है। और इसीलिए विभिन्न अभिक्रियाओं में ऊष्मा और एंथैल्पी दोनों आपस में जो है विपरीत प्रकृति की और विपरीत मानों में जो है समावेशित होती है, लिखा जाता है। और हमने ये भी प्रतिपादित किया था कि पारिपार्श्विक में यदि ऊष्मा का मान जाएगा तो उसी क्रम में उतने ही गणितीय मान तंत्र की एंथैल्पी के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। तंत्र की एंथैल्पी और पारिपार्श्विक की ऊष्मा के रूप में सुपरिभाषित किया जाता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में जितना मान ऊष्मा में पारिपार्श्विक में जाएगा उतने ही बराबर और कमित तंत्र की एंथैल्पी के रूप में सुपरिभाषित किया जाएगा, लिखा जाएगा, वर्णित किया जाएगा। और इसी वजह से जो है ऊष्मा और एंथैल्पी आपस में बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। अगला वाला जो हमारे पास में जो शीर्षक है अभिक्रिया की एंथैल्पी अथवा अभिक्रिया की रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा और अभिक्रिया की एंथैल्पी। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि ऊष्मा और एंथैल्पी दोनों आपस में बराबर अथवा दोनों बराबर एवं ऋणात्मक मान में दोनों को प्रेक्षित किया जाता है, लिखा जाता है। तो अगले वाला हमारा जो शीर्षक है ऊष्मा रसायन का, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की ऊष्मा व अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होती है। अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों के संदर्भ में सुपरिभाषित किया जाता है। अर्थात आप यहाँ पर देखेंगे इस वाली अभिक्रिया
क्रिया में क्रिया कारकों का आपस में क्रिया करने पर एक मोल क्रिया कारकों का दूसरे मोल क्रिया कारकों के रूप में क्रिया करने पर आवश्यक ऊष्मा को जो है अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी कहा जाता है। फिर से मैं आपके सामने अगला वाला शीर्षक जो है ऊष्मा रसायन से जुड़ा हुआ वो मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहूँगा। अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होती है, इसको क्रिया कारकों के संदर्भ में सुपरिभाषित किया जाता है। मैंने श्याम पट्ट पर एक महत्वपूर्ण दृष्टांत अभिक्रिया के रूप में जो है अंकित की है। एक मोल क्रिया कारकों का आपस में क्रिया करने पर जो है आवश्यक ऊष्मा जो है अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी कहा जाता है। अब हमें ये प्रेक्षित करना होगा, ये अभिक्रिया हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्रिया कारक जो है यहाँ किस रूप में उपस्थित हैं। यदि क्रिया कारक में मैंने अगला वाला जो है इसको अग्रेषित किया है, यदि क्रिया कारक में जो है प्रमुख भाग जो ऑक्सीजन का होगा तो इस हमारे पास में जो है अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी दहन की ऊष्मा कहलाएगी। यदि क्रिया कारक के रूप में जो है जल हमने प्रयोग में लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी जो है तनुकरण की ऊष्मा कहलाएगी। यदि हमने क्रिया कारक के रूप में अम्ल और क्षार प्रयोग में लिया है, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की एंथैल्पी अथवा अभिक्रिया की ऊष्मा जो है उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण दृष्टांत उदाहरण जो है आपके सम्मुख मैंने श्याम पट्ट पर अंकित किया है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, एक मोल कार्बन और एक मोल ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि 94.03 किलो कैलोरी जो है इसमें मुक्त होती है। क्योंकि हमने पूर्व में ये प्रतिपादित किया है, सिद्ध किया है कि ऊष्मा और एंथैल्पी दोनों आपस में बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ऊष्मा मुक्त हो रही है 94.03, इसी को जो है चूँकि ऑक्सीजन प्रमुख रूप से काम में ली जाती है तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी जो है ΔH कहलाएगी और इसी का मान जो है जो धनात्मकता ऊष्मा के रूप में, इसी का ऋणात्मक मान जो है -94.03 किलो कैलोरी के रूप में प्रक्षित किया जाएगा। फिर से देखिए, यदि हम क्रिया कारक के रूप में अम्ल और क्षार प्रयोग में लेते हैं, ऐसी स्थिति में यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यहाँ पर जो है एक मोल HCl NaOH से क्रिया करता है और यहाँ पर जो है जो प्रयुक्त जो ऊष्मा है, ऊष्मा की जो मात्रा मुक्त हुई है उसको 13.7 किलो कैलोरी के रूप में प्रक्षित किया है। क्योंकि हमने पूर्व में ये प्रमाणित किया है कि ऊष्मा और एंथैल्पी दोनों आपस में बराबर और विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की जो ऊष्मा होगी वो उदासीनीकरण की ऊष्मा जानी जाएगी, उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में अभिक्रिया की एंथैल्पी अथवा अभिक्रिया की जो ऊष्मा है उसको मैं पुनः आपके समक्ष दोहरा देना चाहता हूँ। क्रिया कारकों का आपस में क्रिया करने पर उत्पाद के बनने में जो ऊष्मा आवश्यक प्रयोग में ली जाती है उसको अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा एंथैल्पी की ऊष्मा कहा जाता है, जो हमने वर्णित किया है। यदि प्रमुख भाग जो है ऑक्सीजन के रूप में है तो हमारे पास में जो है अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा अभिक्रिया की एंथैल्पी दहन की ऊष्मा कहलाएगी। यदि जल के साथ अभिक्रिया होती है प्रमुख रूप से तो अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा एंथैल्पी की जो ऊष्मा जो है उसको तरणीकरण की ऊष्मा कहा जाता है। यदि हमने अम्ल और क्षार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लिया है, ऐसी स्थिति में जो है अभिक्रिया की ऊष्मा वो अभिक्रिया की एंथैल्पी जो है उसी के अनुरूप जो है उदासीनीकरण की ऊष्मा कहा जाता है, जिसका मैंने दृष्टांत प्रस्तुत किया है। और आने वाले व्याख्यान में हम जो है अगला वाला जो हमारे पास में जो शीर्षक होगा वो शीर्षक होगा संवहन की ऊष्मा और मानक संवहन की ऊष्मा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।